हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ साध्वी। और आज हम अपना पुराना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें हमने तीन मेन इफेक्ट्स पढ़ने हैं, दैट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन एंड एसिड रेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके क्लास, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। तो इसके कुछ इफेक्ट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। इसमें तीन मेन इफेक्ट्स और हैं, लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन एंड एसिड रेन। तो ये भी कुछ इफेक्ट्स हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स डिस्कस। सबसे पहला इफेक्ट इज डेथ। डेथ मीन्स कि जब भी कभी एयर पोल्यूट होगी विद पॉइजनस गैस, कभी भी एयर में या एटमॉस्फेयर में पॉइजनस गैस रिलीज होगी और वो गैस हम ब्रीद इन कर लेंगे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारी डेथ हो सकती है। तो व्हेन एयर इज पोल्यूटेड विद पॉइजनस गैसेस, डेथ कम्स एज अ कॉन्सिक्वेंस। इसमें एग्जाम्पल है जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें अबाउट 3000 ह्यूमन बींग्स दे डाइड। क्यों? ड्यू टू लीकेज ऑफ मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। मिथाइल आइसोसाइनेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी गैस की लीकेज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, एंड इट वॉज अ टॉक्सिक गैस। एयर में रिलीज हो गई वो मिथाइल आइसोसाइनेट, और जिस प्लांट से वो रिलीज हुई थी वो प्लांट कौन सा था? इंसेक्टिसाइड प्लांट था। और उसे कौन मैनेज कर रही थी? यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या है कि इसमें क्या हुआ था, एक इंसेक्टिसाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी ऑन 2 दिसंबर 1984, जिसकी वजह से अबाउट 3000 ह्यूमन बींग्स मर गए थे। तो ऑब्वियसली एयर में जब रिलीज हुई है तो वो एयर उन्होंने ब्रीद इन कर ली, तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? डेथ। ठीक है। नंबर सेकेंड इज क्लोरोसिस। व्हाट इज क्लोरोसिस? क्लोरोसिस होता है डिसअपियरेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट्स में जब कभी क्लोरोफिल खत्म हो जाए या डिसअपेयर हो जाए तो उसको आप क्या बोलते हो? क्लोरोसिस। और ये क्लोरोसिस किस वजह से होता है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ओजोन की वजह से या कुछ फ्लोराइड्स की वजह से क्लोरोसिस होती है प्लांट्स के अंदर। नंबर थर्ड इज क्रॉप लॉस। क्रॉप लॉस मीन्स जैसे काफ़ी वेजिटेशंस या प्लांट्स वगैरह या जो भी ये फील्ड्स वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए। ये किस वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं? स्मोक की वजह से। व्हाट इज स्मोक? स्मोक मीन्स स्मोक एंड फॉग, इन दोनों का मिक्सचर इज स्मोक। तो क्रॉप लॉस किस वजह से हो सकती है? स्मोक से। देन डिट्यूरेशन ऑफ बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो जाना। तो जैसे ताजमहल जो है, आगरा में जो ताजमहल है उसकी येलोइंग हो रही है, ब्लैकनिंग हो रही है, वो किस वजह से हो रही है? ड्यू टू द रिलीज ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रहा है मथुरा रिफाइनरी से, वहाँ से जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है उसकी वजह से ताजमहल जो है वो येलो हो रहा है और ब्लैक हो रहा है। ठीक है। फिर आती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। तो कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी है जैसे ब्रोंकाइटिस, जैसे एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब होता है जब हमारी बॉडी में पस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए। देन पल्मोनरी ऑडेमा। पल्मोनरी ऑडेमा का मतलब होता है जब हमारी लंग्स के अंदर एक्सेस वाटर जमा हो जाए, एक्सेसिव वाटर इन लंग्स। जब कभी कभार लंग्स में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हो? पल्मोनरी ऑडेमा। तो ये किस वजह से होता है? क्लोरीन एंड फॉस्गीन्स की वजह से, जिसको आप शॉर्ट में बोल सकते हो कार्बोनाइल क्लोराइड। ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस, एब्सिशन या पल्मोनरी ऑडेमा ये भी किस वजह से हो रहा है? एयर पोल्यूशन से। ठीक है। नेक्स्ट इज योर नॉजिया। व्हाट इज नॉजिया? नॉजिया का मतलब होता है मन खराब होना। तो वो किस वजह से हो सकती है? H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की वजह से हो सकती है। वॉमिटिंग हो सकती है SO2 की वजह से। जॉन्डिस एंड RBC ब्रेकडाउन, मतलब RBC जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो सकता है। वो किस वजह से होता है? आर्सीन्स की वजह से। ठीक है। देन हमारे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। हमारा हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन पूरी तरह से कैरी नहीं कर पाएगा। वो किस वजह से होता है? कार्बन मोनोक्साइड की वजह से। देन कैंसर। कैंसर किस वजह से हो सकता है? लाइक ऐश, सूट, क्रोमियम, निकल, इन मेटल्स की वजह से या इन प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से। ठीक है। देन म्यूटेशन, मतलब क्रोमोजोम्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्रोमोजोम्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, या तो क्रोमोजोम्स डिलीट हो सकते हैं या तो क्रोमोजोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, एडिशन या डिलीशन ऑफ क्रोमोजोम, कुछ भी हो सकता है। तो वो किसकी वजह से होती है? ओजोन की वजह से। ओजोन इसका एक रीज़न है म्यूटेशन का। देन फिर कार्डियक डिजीजेज या हाई ब्लड प्रेशर, ये किस वजह से होती है? अगर कैडमियम
ज़्यादा हो गया तो एक्सेस में कैडमियम, या जैसे एयर में कैडमियम की क्वांटिटी बढ़ी तो उससे कार्डियक डिजीज़ हो सकती है, हार्ट डिजीज़, या ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। फिर उसके बाद इसमें 3 मेन इफेक्ट्स आते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लीशन एंड एसिड रेन। तो हम इसको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, तो अब हम पढ़ेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसी में इंक्लूडेड एक टॉपिक है विच इज़ ग्लोबल वार्मिंग। सो बेसिकली व्हाट इज़ ग्रीन हाउस? ग्रीन हाउस क्या होता है? ये एक स्मॉल हाउस होता है, छोटा सा हाउस होता है जो कि शीशे का बना होता है, ठीक है, स्मॉल ग्लास हाउस, जिसको आप कब यूज़ करते हो? जब भी कभी आपको विंटर्स में प्लांट्स ग्रो करवाने हो, ऐसे प्लांट्स जिनको हीट की ज़रूरत होती है। तो विंटर्स में तो इतनी सनलाइट अवेलेबल होती नहीं है, तो जिन प्लांट्स को हीट की ज़रूरत होती है थ्रू आउट द डे, उन प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए आप ये छोटा सा ग्लास हाउस यूज़ करते हो। अब आप ये यूज़ क्यों करते हो? इसमें ऐसी खास बात क्या होती है? जो ये ग्लास हाउस है या ग्रीन हाउस है, इसका जो ग्लास पैनल होता है वो क्या करता है, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है दिन के टाइम पे, जब सनलाइट पड़ती है तो ये सन की लाइट को अंदर तो आने देता है, लेकिन उस सनलाइट की हीट को ये बाहर निकलने नहीं देता। मीन्स इट लेट्स द लाइट इन बट डजंट अलो द हीट टू एस्केप। सनलाइट की हीट को ये बाहर निकलने नहीं देता। अब जब हीट बाहर नहीं निकल रही है, हीट एक ग्लास हाउस के अंदर ही एक्यूमुलेट हुए जा रही है, तो उससे क्या होता है, उससे जो ग्रीन हाउस है वो वार्म अप हो जाता है, उस ग्रीन हाउस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उस ग्रीन हाउस में क्या बनने शुरू हो जाती है? हीट बनने शुरू हो जाती है। तो जो भी प्लांट्स आपको विंटर में ग्रो करवाने हो जिनको हीट की ज़रूरत होती है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो? ग्रीन हाउस, ठीक है। वैसे ही हमारी अर्थ पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है। व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट? इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारी अर्थ की सरफेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाता है। मींस हमारी अर्थ की सरफेस और अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो हीटअप होने शुरू हो जाता है। और ये हीटअप किसकी वजह से होता है? हमारी अर्थ में प्रेजेंट या हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस हमारे अर्थ की सरफेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाती हैं, ठीक है। और ये टेम्परेचर बढ़ना ज़रूरी क्यों है? फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही गिर गया तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एसेंशियल। वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द टेम्परेचर सो दैट ह्यूमन कैन सर्वाइव, ठीक है। अब हमारे कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वेपर, मीथेन गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये कुछ गैसेस हैं हमारे एटमॉस्फेयर में जो क्या करती हैं, जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करती हैं, ठीक है। अब ये गैसेस करती क्या है? ये गैसेस बेसिकली दे एक्ट लाइक अ ग्लास। जैसे ग्रीन हाउस था, जो ग्रीन हाउस का ग्लास पैनल था जो लाइट को तो अंदर आने देता है लेकिन हीट को एस्केप होने नहीं देता, वैसे ही ये जो गैसेस हैं वो अर्थ के आसपास इसी ग्लास पैनल का ही काम करती हैं। ये क्या करती है? सनलाइट को तो अंदर आने देंगी लेकिन हीट को बाहर निकलने नहीं देती हैं। तो दीज गैसेस एक्ट लाइक अ ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस चैम्बर अराउंड दी अर्थ। हमारी अर्थ के अराउंड ये बिल्कुल ग्रीन हाउस चैम्बर की तरह काम करती है, ठीक है। अब इन गैसेस में सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इट इज़ द मेजर ग्रीन हाउस गैस। टोटल जितना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है हमारे अर्थ के ऊपर, उसमें 60% कॉन्ट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का ही होता है। मीन्स 60% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू इट। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड में क्योंकि कैपेसिटी होती है, इट हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट रेडिएशन। कार्बन डाइऑक्साइड में कैपेसिटी है कि वो हीट रेडिएशंस को ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, ठीक है, हमने मान लिया कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना ज़रूरी है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, लेकिन अब आजकल जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हम रिसोर्सेज का इतना यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ के ऊपर इंक्रीज़ तो हो रहा है टेम्परेचर का, लेकिन एक्सेसिव इंक्रीज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो वहीं पे आपका टॉपिक आता है ग्लोबल वार्मिंग। अब जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट करवा रही है वही गैसेस रिस्पॉन्सिबल है हमारी अर्थ के
एवरेज टेम्परेचर में एक्सेसिव इंक्रीज लाने में। मीन्स अर्थ का टेम्परेचर जितना इंक्रीज होना चाहिए उससे कई ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। वो किसकी वजह से है? वो इन्हीं गैसेस की वजह से है। और इनके क्या फैक्टर्स हैं? ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ड्यू टू डीफॉरेस्टेशन। अब इंडस्ट्री सेटअप हो रही हैं, इंडस्ट्री सेटअप होने की वजह से क्या होगा? इमिशंस होंगी, धुआं निकलेगा, काफ़ी स्मोक निकलेगा। तो उसकी वजह से ये गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन जितनी एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए उससे कई ज़्यादा हो जाएगी। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड की जितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए उससे डबल हो जाएगी। और कार्बन डाइऑक्साइड के पास कैपेसिटी होती है ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट रेडिएशंस। तो अगर ये एक्सेस में हो गया तो ये एक्सेस में हीट एब्जॉर्ब करेगा, और अगर एक्सेस में हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो एक्सेस में इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, उससे भी क्या रिलीज होती हैं? ये गैसेस रिलीज होती हैं, मीथेन, ओजो, ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो वो भी क्या करेंगी? हीट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगी, जिससे हमारी अर्थ का एक्सेसिव इंक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर में। देन डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग ऑफ ट्रीज। अगर आप ट्रीज काट देंगे तो ऑक्सीजन का लेवल जो है वो गिर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एंड कार्बन डाइऑक्साइड वंस अगेन हैज़ द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट रेडिएशंस, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो एक्सेसिव इंक्रीज करेगा। तो दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। मीन्स जो गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट करवा रही हैं वही गैसेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एक्सेसिव इंक्रीज in the average temperature of the earth, thus causing global warming. Global का मतलब क्या होता है? अर्थ, and warming means heat up. ठीक है, अब इसका प्रोसेस कैसे होता है ये देखिए। अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर सन की एनर्जी पड़ती है। अब ये सन की एनर्जी किस फॉर्म में पड़ रही है? यूवी रेडिएशंस, विजिबल लाइट एंड आईआर। आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड रेडिएशंस। ठीक है, अब क्या होता है? हमारा जो अर्थ है इसके ऊपर ये सोलर रेडिएशंस जो पड़ रही हैं, आधे से ज़्यादा सोलर रेडिएशंस जो है वो अर्थ वापस से भेज देती है। आधा एटमॉस्फेयर भेज देती है, आधा अर्थ वापस से रिफ्लेक्ट बैक करती है। लेकिन कुछ सोलर रेडिएशंस और कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं अर्थ के अंदर। जब वो अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो गई, लाइक अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, एब्जॉर्ब हो गई, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी आईआर, तो जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उन रेडिएशंस को क्या करेंगी? इमिट करवाएंगी इन ऑल डायरेक्शंस। मीन्स वो एब्जॉर्ब भी कर रही हैं रेडिएशंस और री इमिट करवा रही हैं इन ऑल डायरेक्शंस। जब सभी डायरेक्शंस में वो इंफ्रारेड रेडिएशंस इमिट होती जाएंगी तो उससे क्या होगा? हीट रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी और हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल वे में चले, जितनी कॉन्सेंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में इन गैसेस की होनी चाहिए, तो हमें इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ड्यू टू दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स की वजह से इन गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से एक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है किसमें? एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और अल्टीमेटली वो क्या बना देता है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके क्लास, तो अब हम पढ़ेंगे ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। तो सबसे पहले मैं आपको ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा बताऊंगी, फिर उसके बाद हम इसकी डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे, मींस डिलीशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज ओजोन लेयर? ओजोन लेयर एक डीप लेयर है। कौन से पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपको मिलती है? स्ट्रेटोस्फेयर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, इट इज अ डीप लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर। इसका क्या काम है? इट एनसर्कल्स द अर्थ। ये अर्थ को क्या कर रही है? एनसर्कल कर रही है, अर्थ को सराउंड कर रही है, अर्थ को घेरे हुए है, पूरे अर्थ को घेरे हुए है। ठीक है, और इसका क्या काम होता है? इट शील्ड्स द एंटायर अर्थ। ये पूरे अर्थ को एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड कर रही है। किससे? फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस। सन से जो हमें यूवी रेडिएशंस मिलती है, सन से जो यूवी रेडिएशंस अर्थ पे पड़ती हैं, उसमें से कुछ हार्मफुल यूवी रेडिएशंस भी होती हैं। तो उन हार्मफुल यूवी रेडिएशन से हमें कौन बचाती है? ओजोन लेयर। ठीक है, इसका क्या काम होता है? इट शील्ड्स द एंटायर अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशंस दैट कम्स फ्रॉम द सन। ओके,
नाउ इस ओजोन लेयर में क्या प्रेजेंट होगा? लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन, ठीक है, इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ओजोन. सो व्हाट इज ओजोन? ओजोन है क्या? ओजोन बेसिकली एक ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के 3 एटम्स, मीन्स ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन. 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है ये, मतलब 3 ऑक्सीजन के एटम्स मिला के बनता है ओजोन. एंड इट इज़ हाईली पॉइजनस टू लिविंग सिस्टम. मीन्स ये सिर्फ हमारे अर्थ को शील्ड करे तो बेटर है, लेकिन अगर एज अ गैस आप इसे लें, अगर इसे एज अ गैस हम ब्रीद करें तो इट इज़ हाईली पॉइजनस. ये ब्रीद के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती है? हमारी अर्थ को शील्ड कर सकती है फ्रॉम यूवी रेडिएशंस. और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? अभी जैसे मैंने बताया, इन दी स्ट्रेटोस्फेयर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, एटमॉस्फेयर के जो पार्ट्स हैं, उनमें से जो स्ट्रेटोस्फेयर पार्ट है उसमें प्रेजेंट होती है हमारी ओजोन लेयर. अब एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहां ओजोन रिच हो, मीन्स एटमॉस्फेयर का वो पार्ट जहां पे ओजोन जो हो वो रिच क्वांटिटी में हो, उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो ओजोन लेयर और ओजोनोस्फेयर. ठीक है, पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज रिच इन ओजोन इज कॉल्ड ओजोन लेयर और ओजोनोस्फेयर. अब ओजोन में भी 2 तरह के ओजोन होते हैं, बैड ओजोन एंड गुड ओजोन. बैड ओजोन कहाँ मिलता है आपको? ट्रोपोस्फेयर में. मीन्स बैड ओजोन क्या करेगा? वो हार्म प्रोवाइड करेगा, मीन्स हार्म कॉज करेगा. ठीक है, तो बैड ओजोन कहाँ मिलेगा? इन दी ट्रोपोस्फेयर. और गुड ओजोन कहाँ मिलता है? इन दी स्ट्रेटोस्फेयर. यही जो गुड ओजोन होता है इट शील्ड्स दी अर्थ, यही हमारे अर्थ को शील्ड करता है. ठीक है, नाउ ओजोन जो है वो कैसे बन रहा है? ओजोन जो है वो कॉन्टिन्यूसली बनता रहता है. इट इज़ कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड. किसकी वजह से बन रहा है? बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज. अब ये यूवी रेज का एक्शन हो किस पे रहा है? ऑन द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मीन्स O2, मीन्स ऑक्सीजन का एक एटम, ऑक्सीजन का दूसरा एटम क्या बनाएगा आपका? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2. ठीक है, तो जो ओजोन है इट इज़ कॉन्टिन्यूसली फॉर्मिंग, ये कॉन्टिन्यूसली बनती जाती है बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज. यूवी रेज का एक्शन किसके ऊपर हो रहा है? ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. और ओजोन जो है बनने के साथ साथ में डिग्रेड भी होती रहती है. मीन्स ये बन भी रही है, ये डिग्रेड भी हो रही है. किस में डिग्रेड हो रही है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में. सेम मीन्स ओजोन जो है वो बनती भी कैसे है? यूवी रेज की वजह से, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट करके, और डिग्रेड भी वापस किस में हो रही है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ही ये डिग्रेड हो रही है. ठीक है, ओजोन इज कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ यूवी रेज ऑन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन and also degraded into molecular oxygen in the stratosphere. ठीक है, मीन्स ओजोन जो है वो बनती भी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की वजह से है. मीन्स यूवी रेज जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर एक्ट करेंगे और ओजोन बनाएगा, एंड वापस से ये डिग्रेड भी हो जाती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में ही, लेकिन किसके अंदर? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर. ठीक है, अब होता क्या है, ये कैसे बनता है? जो यूवी रेडिएशंस होती हैं वो क्या करती हैं? वो ओजोन को स्प्लिट कर देती हैं, तोड़ देती है. किस किस में तोड़ती है? एक ये तोड़ती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, मींस O2, और ये तोड़ती है एटॉमिक ऑक्सीजन में, मींस O, सिंपल O. ठीक है, विद लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. मींस जब ओजोन टूटेगा तो वो किस में टूटेगा? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में एंड एटॉमिक ऑक्सीजन में, और साथ में क्या रिलीज होगी? बहुत सारी हीट. अब जो ये हीट रिलीज हुई है, यही हीट किस में यूज होती है? इन वार्मिंग दी स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर लेयर को वार्म रखने में, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर को गर्म रखने में ये हीट काम आती है, जो ओजोन के स्प्लिट होने की वजह से निकली है. ठीक है, अब क्या होता है कि जब ओजोन स्प्लिट हो जाता है ना, तो ये टूटता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन में. ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन होता है इट इज़ हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल होता है, ये स्टेबल नहीं रहता. तो इसको फटाफट से किसकी ज़रूरत पड़ती है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की. और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो ये वापस किस में बन जाएगा? ओजोन में. जैसे वो लाइन थी कि इट इज़ कॉन्टिन्यूसली फॉर्म्ड एंड डिग्रेडेड. ठीक है, और एक्ट किसके ऊपर कर रहा है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के ऊपर. ठीक है, तो ये ओजोन की फॉर्मेशन है कि कैसे बनती है, व्हाट इज ओजोन एंड व्हाट इज ओजोन लेयर. अब हम इसकी डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके क्लास, सो नाउ वी विल स्टडी ओजोन डिप्लीशन.
सो व्हाट इज ओजोन डिप्लीशन? ओजोन डिप्लीशन क्या होता है? रिडक्शन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की कॉन्सेंट्रेशन में रिडक्शन हो जाना मीन्स ओजोन लेयर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो रही है, ठीक है। सो रिडक्शन इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। अब ये ओजोन डिप्लीशन क्यों हो रहा है? व्हाट डज डिप्लीशन मीन्स? डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन या डिलीट हो जाना, कम हो जाना, ठीक है। तो ओजोन लेयर की कॉन्सेंट्रेशन में डिप्लीशन आ रही है या रिडक्शन आ रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओजोन डिप्लीशन। अभी किस वजह से होता है? हाउ इट इज कॉज्ड? ओजोन डिप्लीशन कैसे होता है? ओजोन डिप्लीशन जब हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस मीन्स ऐसे सबस्टांस जो ओजोन लेयर को डिलीट करने लगेंगे या ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं, जब ऐसे सबस्टांसेस की हमारे एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से हमारी ओजोन लेयर क्या होने शुरू हो जाती है? डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। मीन्स इट इज कॉज्ड ड्यू टू एन इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस, ठीक है। अब वो ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस कौन से हैं? वो है हमारे CFCs मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, मिथाइल ब्रोमाइड एंड एटसेट्रा, ठीक है। इनमें से मेन ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांस कौन है? CFCs। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो मेन ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस में काउंट होते हैं, ठीक है। अब CFCs हम किस में यूज करते हैं? रेफ्रिजरेंट्स में या कूलेंट्स में, ठीक है। तो CFCs क्या करते हैं? CFCs ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ मूव करते हैं। मींस वो ट्रोपोस्फेयर से कहाँ को चलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ, ठीक है। CFCs मूव अपवर्ड फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर टू स्ट्रेटोस्फेयर। जब वो स्ट्रेटोस्फेयर पे पहुंचते हैं वहाँ पे वो क्या रिलीज करते हैं? वहाँ वो रिलीज करते हैं क्लोरीन एटम्स, ठीक है। क्लोरीन के एटम्स वो रिलीज करते हैं, ठीक है। वेयर द रिलीज क्लोरीन एटम्स, और किसकी वजह से, किसके एक्शन की वजह से? यूवी रेज। मीन CFCs के ऊपर क्या पड़ती हैं? यूवी रेज। जब CFCs के ऊपर यूवी रेज पड़ी और जब वो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचे वहां पे उन्होंने क्या किया? वहां पे उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में से क्या रिलीज करवा दिया? क्लोरीन एटम्स, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन एटम्स हैं इनकी वजह से क्या होता है? ये क्लोरीन एटम्स क्या करते हैं? ओजोन को कन्वर्ट कर देते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, मींस O3 से O2, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एटम्स द ओजोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब जब ओजोन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में टूट रहा है, इसका मतलब ये डिप्लीट हो रहा है ना, कम हो रहा है, ये O3 से O2 जा रहा है। दिस कॉजेज ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। अब इस ओजोन डिप्लीशन की वजह से ज़्यादा CFCs निकल रहे हैं, क्योंकि अभी आपने पढ़ा फैक्टर्स मींस इंडस्ट्रियलाइजेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जितने जितने CFCs रिलीज हो रहे हैं उतने उतने ओजोन मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं? डिप्लीट हो रहे हैं, और यही क्या कॉज कर रहा है? ओजोन डिप्लीशन। अब इतना ज़्यादा डिप्लीट होने की वजह से क्या बन चुका है? ओजोन होल। और सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वो कहाँ पर है? एंटार्क्टिका। जो ओजोन होल है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पर है? एंटार्क्टिका। ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या बनने शुरू हो गया है? ओजोन होल ओवर द रीजन ऑफ एंटार्क्टिका। ये फार्मन इटाल, इटाल मीन्स जो उसके कोवर्कर्स है, फार्मन और उसके जो कोवर्कर्स इन 1985 इन्होंने हमें बताया था कि एंटार्क्टिका रीजन जो है, एंटार्क्टिका रीजन में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ओजोन होल आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ओजोन होल कैसे बना? बिकॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। अब क्या होता है कि 1 एटम ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का एक एटम कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन को डिस्ट्रॉय कर सकता है? 10,000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन। तो खुद ही सोचिए, जब एक क्लोरीन एटम अगर 10,000 को करेगा तो 2 क्लोरीन एटम 20 को कर देंगे। जितना जितना क्लोरीन एटम बढ़ता जाएगा ये डबल होते जाएंगे, मीन्स मॉलिक्यूल्स ओजोन के डबल ब्रेक डाउन होते जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगी? ओजोन डिप्लीशन। सो दिस इज ओजोन डिप्लीशन, ओके। अब इस ओजोन होल के इफेक्ट्स क्या है? मतलब अगर ओजोन होल बना तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? सो ओजोन होल के इफेक्ट्स क्या है? इसकी वजह से क्या होगा? जो UVB रेडिएशन है, माइंड दिस थिंग, UVB रेडिएशंस।
UVB रेडिएशन इंक्रीज हो जाएंगी किस पे, ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। ये UVB रेडिएशंस क्या करेगी, इन UVB रेडिएशंस की वजह से क्या होगा, हमारा DNA डैमेज हो सकता है, स्किन एजिंग का प्रोसेस शुरू हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन डार्कनिंग हो सकती है, ठीक है। और अगर UVB रेडिएशंस की लेवल जो है वो हाई हो गया, अगर इनका लेवल हाई हो गया, इनका लेवल हाई होने की वजह से क्या होगा, जो हमारा कॉर्निया होता है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और इसी का क्या हो जाएगा, कैटरैक्ट। ह्यूमन बीइंग्स में कॉर्नियल कैटरैक्ट हो सकता है अगर UVB रेडिएशंस की हाई लेवल हो जाए तो, ठीक है। अब एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था इन 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी, किसकी, कहाँ पे, कनाडा में, ठीक है। ये साइन किया गया था, इसमें क्या साइन किया गया था या इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी कि हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस। हम ऑटोमोबाइल्स कम यूज़ करेंगे, हम ऐसी चीज़ें कम यूज़ करेंगे जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेस रिलीज़ हों, ठीक है। एंड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बता दूँ, जो ओजोन की थिकनेस है ना, ओजोन की थिकनेस फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप, लेकिन किस पोर्शन में, इन अ कॉलम ऑफ एयर, एयर का एक कॉलम, वहाँ से ग्राउंड से लेके टॉप तक ओजोन की अगर आपको थिकनेस मेजर करनी हो, उसका यूनिट होता है दैट इज नोन एज डॉब्सन यूनिट्स, DU, ठीक है। जैसे साउंड का, जैसे नॉइस का डेसिबल्स ऐसे होता है ना, वैसे ही ओजोन का थिकनेस अगर आपको मेजर करना हो उसके लिए यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं, डॉब्सन यूनिट्स। तो ये था ओजोन डिप्लीशन, मींस कैसे ओजोन डिप्लीशन हो रहा है और ओजोन होल जो बना उसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एसिड रेन। ओके क्लास, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसिड रेन, ठीक है। सो एसिड रेन कैसे होती है, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। मीन्स जब हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड्स और क्लोराइड्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, जितनी उनकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए उससे वो एक्सेस में हो, तो क्या होती है, एसिड रेन, ठीक है। अब एयर, आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में कुछ एसिडिक गैसेस भी प्रेजेंट होती है जैसे कि SO2 एंड NO2, ठीक है। ये जो दो गैसेस हैं ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एज एयर पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये गैसेस रिलीज कैसे होती है एयर में, फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट निकलता है, इंडस्ट्रियल इमिशंस हैं या ऑटोमोबाइल इमिशंस हैं, उसमें से क्या निकलती हैं, ये एसिडिक गैसेस निकलती हैं जैसे SO2 एंड NO2। अब आपको मालूम है कि एयर में क्या प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये कौन सा वाला वाटर है, जो एयर में प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एयर में प्रेजेंट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि सल्फर डाइऑक्साइड से बना सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बना नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हमारे एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उस मॉइस्चर से या उस वाटर से सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड जो इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल इमिशन से निकले वो रिएक्ट करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब जब ये दोनों एसिड्स बन गए, ये अर्थ सरफेस पे आते हैं अलॉन्ग विद रेन। मीन्स जब रेन पड़ती है, जब बारिश गिरती है, तो पानी के साथ मिक्स होके, वाटर बॉडीज के साथ मिक्स होके कहाँ पे आते हैं, अर्थ सरफेस पे आते हैं। मीन्स बारिश के साथ गिरते हैं ये अर्थ सरफेस पे। तो द रेन कंटेनिंग एसिड्स, जिस बारिश में एसिड्स हो, किस फॉर्म में, H2SO4 एंड HNO3। मीन्स जिस बारिश में एसिड्स हों, कौन से वाले, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड और साथ में कुछ वीक कार्बोनिक एसिड्स। The rain containing acids in the form of H2SO4 and HNO3
एंड वीक कार्बोनिक एसिड, इट इज़ नोन एज एसिड रेन। इसी को एसिड रेन कहते हैं कि जब बारिश गिर रही है, ठीक है, जब बारिश गिर रही है तो उसमें क्या प्रेजेंट है, एक H2SO4 भी प्रेजेंट है, HNO3 भी प्रेजेंट है और कुछ कार्बोनिक एसिड्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। जब बारिश के साथ ये हमारी अर्थ सरफेस पे गिरती है तो इसी बारिश को आप क्या बोलते हो, एसिड रेन, क्योंकि इसमें वाटर के साथ साथ क्या प्रेजेंट है, एसिड्स, ठीक है। अब एसिड रेन के क्या इफेक्ट्स हैं? सबसे बड़ी बात तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट कर देगा, स्किन डिसऑर्डर्स क्रिएट करेगा, ठीक है। अब बारिश गिरेगी, प्लांट्स पे भी गिरेगी तो प्लांट्स के जो लीव्स हैं उनको डैमेज करेगा। देन अब बारिश गिरेगी, ज़मीन पे गिरेगी तो ये सॉइल में एंटर कर जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल का पीएच इफेक्ट करेगा, ठीक है। दूसरा, बारिश गिरेगी, अब बिल्डिंग्स वगैरह भी होती हैं, बिल्डिंग्स पे गिरेगी तो जो बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स हैं उनको भी ये डैमेज करेगा, लाइक उनके मार्बल को डैमेज करेगा। जैसे ताजमहल हो रहा है डैमेज, वो येलो हो रहा है, ब्लैक हो रहा है ड्यू टू SO2, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से उसकी येलोइंग हो रही है, ठीक है। तो जैसे हम पे गिरेगा तो स्किन डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्रिएट हो सकते हैं, लीव्स, प्लांट के लीव्स को डैमेज कर सकता है, सॉइल में एंटर करेगा, उसके पीएच को इफेक्ट करेगा। दूसरा, जो मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स हैं उनके मार्बल को भी ये खराब कर देता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ताजमहल। तो यहाँ पे आपका एसिड रेन ख़त्म हुआ और ये ख़त्म हुए आपके फैक्टर्स कॉजिंग एयर पोल्यूशन